नमस्कार। अब हम बात करते हैं लेविन के सिद्धांत की। लेविन के सिद्धांत को हम लोग क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हम जहाँ तक इसको अध्ययन करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मैथमेटिकल कोई प्रोसेस है सीखने का, और इसमें जो टोपोलॉजी शब्द आया है, वेक्टर शब्द आया, ये सब मैथमेटिक्स के। लेकिन ये बहुत ही अच्छा आपका सिद्धांत है, इसको हमें बस समझने की ज़रूरत है। लेविन के सिद्धांत का जो योगदान है, इसमें आधुनिक जो आपका सामाजिक मनोविज्ञान है वह एकदम रमा हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान है उसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने का काम कर्ट लेविन ने किया है। कर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया है उसमें एक बात की है व्यक्तिगत, दूसरी सामाजिक वातावरण की। यहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि व्यक्ति और समाज दोनों ही मुख्य तत्व है लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के। क्षेत्र सिद्धांत इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो क्षेत्र बनाया हमारा सीखने का, जो हमारे मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है या उससे बाहर जाने पर जो बाकी उसमें जो चीज़ें जुड़ जाती हैं, जो लाइफ स्पेस या जीवन क्षेत्र बना है उसकी बात कही है। तो ये एक नया टर्म था आपका, इसलिए इसको क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक सामाजिक आपका सीखना अधिगम की बात अगर कहें तो लेविन ने उसमें बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम इनके जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। तो लेविन का ये मानना था कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, अलग अलग आप उसकी डिफिनेशन जानते हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि व्यवहार का विज्ञान है। तो जो व्यक्ति का व्यवहार है वह उस व्यक्ति और उसके वातावरण, जो कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ इसको वातावरण या पर्यावरण के नाम से संबोधित किया है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण से ही बनता है। तो ये उसके वो जो मूलभूत तत्व हैं कि जो व्यक्ति है और उसके वातावरण के बीच में जो कार्य संबंध होता है, जो उसमें आप कह सकते हैं फंक्शनिंग होती है, वही आपका व्यवहार होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो डिफिनेशन दी है अधिगम की, तो इन्होंने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो जीवन क्षेत्र है, लाइफ स्पेस है, उसका संवर्धन ही अधिगम है। हम कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्होंने कही हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और नई जो अलग से वर्ड है उनको यूज़ किया है, जैसे टोपोलॉजी है, वेक्टर है। तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। बस आपको इसको साइकोलॉजिकली देखना है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। और खासकर ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात कही है उन्होंने, तो हम उसको अपने व्यवहारिक जीवन और सामाजिक जीवन से जोड़कर सीख सकते हैं। तो चर्चा करते हैं लेविन के सिद्धांत की। तो यहाँ मैंने उनका जो सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत है, उसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। लेविन के सिद्धांत को क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। और इसमें उन्होंने जो एक नया एक डायग्राम एक तरह से कहें बनाया है, तो इसको क्षेत्र टोपोलॉजी या आप कह सकते हैं स्पेस टोपोलॉजी भी कहते हैं। टोपोलॉजी कोई नया शब्द नहीं है। जब हम कोई आकृति, एक आकृति दूसरे आकृति के अंदर रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, आप कह सकते हैं पंचभुज हो, बहुभुज हो, एक आकृति का दूसरी आकृति से संबंध हो, उसमें निहित हो, ऐसा जब कोई स्ट्रक्चर जैसे कि आपको दिख रहा है, तो इसमें ये नहीं देखते कि बड़ा है छोटा है, बस इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ किसके अंदर है, किसके बाहर है, कौन चीज़ आगे है, पीछे है, बस इतना ही इसमें हमको ध्यान देना होता है। तो इस जो ये प्रक्रम है, यही आपकी टोपोलॉजी है। अब इन्होंने जो बात की, यहाँ पे पी जो है आपका एक पर्सन है या उसका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है, और यह सीमा उसकी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की हदें या सीमा है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र आप जानते हैं, जो हमारी मानसिक मनोवैज्ञानिक जो हमारे अंतर्मन की आपकी जो की पॉइंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि मतलब हम जो सोचते हैं, हमारा विचार पर्सनली, और जितने भी मनोवैज्ञानिक तत्व हैं सारे इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसकी कुछ हदें हैं यहाँ पर,
जो हमारी अपनी है यादें, हम अगर अकेले हैं बिना किसी वातावरण के संपर्क में आए, तो हमारे एक जो अपने से जो अंतर्निहित जो चीज़ें निकल के आती हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, वही चीज़ हमारे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद इन्होंने जो लर्निंग एक सिस्टम बताया है, उसमें आपको पता है कोई भी लर्निंग सिस्टम हो, उसमें आपका एक बाधा होती है और एक लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बाधा और एक लक्ष्य को रखा, जो कि पहले से निर्धारित होता है अधिगम के आपके जो समीकरण में। या एक व्यक्ति जिसकी अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाएं हैं, वह किसी चीज़ को जैसे मोटिवेट होता है या डीमोटिवेट होता है। जब कोई चीज़ इसको चालक बल की तरह मतलब फोर्स करे लक्ष्य की तरफ जाने को, जैसे अभिप्रेरणा हुई, तो ये वेक्टर या कर्षण जो है धनात्मक वेक्टर कहलाता है। जैसे कि हमको किसी चीज़ की अभिलाषा है कि हम उस चीज़ को प्राप्त करें, और कोई ऐसी चीज़ है जो हमको क्या करती है, हमको और ज़्यादा अभिप्रेरित करती है कि हम उस चीज़ को प्राप्त करें, तो ये आपको फोर्स कर रहा है लक्ष्य की तरफ। यहाँ पे फिर आपकी कुछ बाधाएं होती हैं। बाधाएं ज़रूरी भी हैं और अनचाही भी होती हैं। बाधाएं जो ज़रूरी होती हैं कि जब हम कंसंट्रेट नहीं होते किसी चीज़ के प्रति सीखने के, तो कुछ ऐसी बाधाएं हमको कभी कभी क्रिएट भी करनी पड़ती है एज अ टीचर बच्चों के लिए, कि वो कंसंट्रेशन उनका लर्निंग पे हो। लेकिन कुछ आपकी जो चिंता है, आपका जो है भय है, ये सारी बाधाएं भी पढ़ाई के दौरान अधिगम के दौरान आती हैं। तो वो ये बाधाएं हैं, और निश्चित तौर पे कोई ना कोई भी ऐसा अधिगम नहीं है जहाँ बाधाएं ना हो। डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आंतरिक और बाह्य बाधाएं, मतलब कोई ना कोई बाधाएं आपकी रहती हैं। आंतरिक बाधा जो आपकी मानसिक मनोवैज्ञानिक बाधा है, वो बाह्य जो आपके वातावरण संबंधी बाधाएं होती हैं। और यहाँ पे आपका लक्ष्य प्राप्त, इन बाधाओं को पार करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जब कभी कभी कर्षण कोई ऐसा वेक्टर भी होता है जो निगेटिव होता है, जिसको अवरोधक बल कहते हैं। अगर सिम एक है तो ठीक है, वो फोर्स कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अवरोधक बल भी होता है। तो इसको ऋणात्मक कर्षण या आप कह सकते हैं निगेटिव वेक्टर कह सकते हैं। ये यहाँ से लक्ष्य तक पहुँचने का जो ये पूरा आपका जो टोपोलॉजी है, जो ये आपका पूरा क्षेत्र है, इसको ही आपका जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस कहते हैं। यह लाइफ स्पेस क्या है, अगर इसको देखें तो व्यक्ति का नया अनुभव, वास्तविकता और उसका प्रत्यक्षण, मतलब जो उसकी अपनी चीज़ें थी, जब वह वातावरण के संपर्क में आता है जिसमें उसके धनात्मक कर्षण, ऋणात्मक कर्षण, बाधा, लक्ष्य, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो जो पूरा एक सिस्टम बनता है, वही आपका लाइफ स्पेस होता है। इसी लाइफ स्पेस को गतिशील रूप से परिमार्जित करना ही अधिगम माना है किसने, लेविन ने। तो ये लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, क्योंकि टोपोलॉजी है, एक स्पेस की बात कही गई है, तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम क्षेत्र सिद्धांत कहा गया। इसका जो निचोड़ है, तो यहाँ पे जो दिखता है आपको समीकरण कहते हैं, तो बी इज अ फंक्शन ऑफ पी एंड ई, मतलब किसी व्यक्ति का व्यवहार उस व्यक्ति का अपना, मतलब जो उसके मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या जो उस पर्सनल क्षेत्र है, और जो वातावरण का है उसका फंक्शन या फलक होता है, मतलब या उसका क्रियात्मक आपका परिणाम होता है। इसमें जो आपको ड्राइव करता है लक्ष्य की तरफ, उसको हम चालक बल कहते हैं, और जो आपको रिपल्स करता है, विपरीत दिशा में भेजता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवरोधक बल। संतुलन की स्थिति कब होती है, जब हम इसको कहें कि इक्विलिब्रियम, मतलब जब ना तो हम सीख रहे होते हैं, ना तो हम सीखना भी चाह रहे हैं, और हमको बाधा भी इतनी मिल रही है कि मतलब सीख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या है, एक संतुलन की स्थिति है। तो वो संतुलन की स्थिति तब होती है जब चालक बल और अवरोधक बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है, आपका लर्निंग ज़ीरो हो जाएगा, आप सीख नहीं पाते, जिस स्थिति में है उस स्थिति में। ये हो सकता है ये चीज़ आपका लक्ष्य प्राप्ति के बाद आए, या आपका लक्ष्य प्राप्ति के पहले भी आ सकता है। इसमें जो वेक्टर, कभी कभी एक ही वेक्टर है तो उसी दिशा में है, और दो है या दो से अधिक है तो विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकते हैं।
तो यही आपका जो पूरा सिस्टम है, यही आपका टोपोलॉजी जो है, मतलब जिसमें कौन कहाँ किसकी स्थिति है, कौन सी चीज़ अंदर है, कौन सी चीज़ किसके बाहर है, और क्या है आगे क्या है पीछे, मतलब यही जो आपका सिस्टम बन रहा है, इसी को टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें आपकी आकृति कैसी है ये नहीं मायने रखता, आपका कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, कितना मात्रा है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। बस ये क्या है, एक इंडिकेशन है कि अधिगम कैसे हो रहा है। अगर कोई पूछे कि लेविन के आधार पे आप क्या कहेंगे कि अधिगम कैसे जानेंगे कि अधिगम हुआ, तो वो जो आपका जीवन क्षेत्र है, ये जितना परिमार्जित होता है, मानते हैं लेविन कि उतना ही आपका अधिगम हुआ है। तो ये है आपका लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, जो कि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य, क्योंकि ये वातावरण आपका पर्सनल नहीं है, आप जितने लोगों के संपर्क में आ रहे हो, जितने प्रकार की बाधाएं आपके सामने आ रही हैं, ये सारा एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी माना जा सकता है। लेकिन हाँ, इस जो आपका अध्ययन है, इसमें उन्होंने कोई विशेषकर सामाजिक शब्द का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये एक मैथमेटिकल टर्म है। लेकिन नहीं, ये सीखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। और बच्चा इस प्रकार से, अगर हम समझते हैं कि उसकी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसका लाइफ स्पेस क्या है, उसकी लाइफ स्पेस की सीमाएं क्या है, ये उसकी सीमाएं, इसको निरंतर बढ़ाना ही हमारा काम होना चाहिए। और जितना ये बढ़ेगा उतना ही अच्छा अधिगम आपका होगा।